नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को आज मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये बिल संसद में बहुत जल्द पेश हो सकता है। इस विधेयक को अगले हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे और इसके बाद यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मंजूरी मिली उसके बाद सियासी पारा हाई हो चुका। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, वो बयान आपको सुनाते हैं। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, ये केंद्र सरकार भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है ये हो। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को ख़त्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ एक या दो पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूँगी रीजनल पार्टीज के लिए। अभी जो कैबिनेट में आया है, वैसे आपका क्या विचार है सर? पार्लियामेंट में आएगा जब बात करेंगे। कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन क्या इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा? क्योंकि पहले ही हंगामा पुरजोर नजर आ रहा है, विपक्ष इस बिल पर ऐतराज भी जताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई तरह के सवाल है कि आखिरकार इसे इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। आखिर एक देश एक चुनाव अगर आएगा तो इसका फायदा किसको होगा, और इसके साथ साथ कई तरह के सवाल जहन में आते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस चुनाव के यानी कि इस बिल के आ जाने से क्या फायदे होंगे, पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च कम होगा। सबसे बड़ी बात, अगर बार बार चुनाव कराए जाते हैं उसमें एक लंबा कैश और इसके साथ साथ पैसे खर्च करने की बात सामने आती है। तो दूसरा, बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा। स्कूल कॉलेज के और इसके साथ साथ सरकार कर्मचारियों, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके काम में प्रभावित नहीं होगा। जो काम होता है वो निरंतर चलते रहेंगे। जनता को लुभाने के लिए जो स्कीम लाए जाते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो रामनाथ कोविंद की की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, उसमें 5 तथ्य दिए गए थे, जिसमें सभी विधानसभाओं के कार्यकाल को 2029 तक के लिए, लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया जाए। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। त्रिशंकु विधानसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव। और इसके साथ साथ एक सुझाव यह भी दिया गया था कि लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो ये कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उनकी ओर से सुझाव दिए गए थे और अंतिम सुझाव ये था कि संसाधनों सुरक्षा बलों के एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई थी। लेकिन ये एक देश एक चुनाव पहली बार कोई लागू नहीं होने वाला है। ये पहले देश में लागू था और ऐसे चुनाव होते भी थे, क्योंकि एक देश एक चुनाव 1952 में जब होता था तब 10.45 करोड़ रुपए खर्च होते थे। प्रति वोटर का खर्चा सिर्फ 80 पैसे आते था। वही अगर 2024 में ऐसा ही होता है तो खर्च 1.35 लाख करोड़, प्रति वोटर का खर्चा 1400 रुपए आएगा।
यानी कि जिस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो खर्चे में बहुत ज्यादा कटौती हो जाएगी, लेकिन ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और किस प्रकार से सरकार की चुनौती होगी, क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव हुआ था, उसमें ये बात विपक्षी दलों की ओर से कही जा रही है अगर दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है और इसके साथ साथ हरियाणा का अलग कराया जाता है, महाराष्ट्र और झारखंड का अलग अलग कराया जाता है। जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते तो पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे कराएगी, कितनी बड़ी चुनौती होगी, कई तरह के सवाल भी है और हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं। पहले उनका परिचय करा देती हूँ और फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से, विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही स्टूडियो से पंकज रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आशीष तिवारी जी आपके पास ही आऊंगी। जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, और अब आगे के क्या प्लान्स कर सकते हैं? कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव, आशीष जी अलग अलग कराया जा रहा है। चुनाव का जो बिल है ये कैबिनेट के प्रस्ताव तो पास हो गया है और आगे सदन में चर्चा के लिए भी लाया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें फायदे ही फायदे हैं, इसमें नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे लगभग मुझे है कि मोटी मोटी जो भी फायदे हैं वो आपने अभी अपने इंट्रो में ही सारे बता दिए। आपने बताया कि किस तरीके से देश के विकास में ये सहायक होगा, जो पैसा खर्च होता है वो खर्च पे ही बहुत ज्यादा इस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा जो देश में जिस तरीके से बच्चे एग्जामिनेशन और ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं चुनावों की वजह से प्रभावित होती हैं, चूंकि आचार संहिता लगाई जाती है। उसके अलावा भी और भी देश के विकास में ये फायदेमंद करेगा। और इन सब से हटके जो भी राजनेता हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मान लीजिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी प्रधानमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन चुनाव होने की वजह से कहीं ना कहीं चूंकि वो एक पार्टी का नेता भी है, वो अपना प्रधानमंत्री पद का दायित्व जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहां जहां पर भी चुनाव होगा उनको जाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, मैं कह रहा हूं कि किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी की हो, उससे क्या होगा कि जब एक देश एक चुनाव, तो एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में जिसका जो पद है वो अपने पद का दायित्व है पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा के साथ में निभाने में सक्षम होगा। सारे जो नेता है वो चुनाव पर ध्यान नहीं देंगे, किसी को कहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हर बार पता चला ये स्टार प्रचारक है वो स्टार प्रचारक है। अब अपने राज्य का चुनाव हो तो ठीक है, लेकिन अपने राज्य से लोग जो है वो दूसरे राज्यों में भी स्टार प्रचारक के नाम पे जा रहे हैं, कहीं किसी के नाम पे जा रहे, तो कहीं ना कहीं जो विकास की गति है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। एक ही समय में 1 महीने या 2 महीने का जो भी समय होगा उसके अंतराल में सारे चुनाव हो जाएंगे, और उसके बाद बाकी का जो भी समय मिलेगा, 5 साल का वक्त होता है, तो अगर मैं कह दूं 5 साल में 2 या 3 महीने में अगर हम सारे चुनाव निपटा रहे हैं तो 60 महीने में 57 महीने हमको सिर्फ काम करने के लिए मिलेंगे, जिससे इस देश की जनता का फायदा होगा। और ये देश दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगनी की रफ्तार से विकास करेगा। बिल्कुल हरिनाथ जी, ठीक है, बनने में बहुत हरिनाथ जी, एक देश एक कानून, उसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, उसके बाद कई तरह के प्रोसेस होंगे और इसके साथ साथ राजनीतिक दलों से मसौदा भी लिया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है इसके साथ देने के लिए या फिर कुछ असमंजस है? आरती जी, आपको और हमारे सभी पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। खास तौर से आशीष तिवारी जी को बहुत दिन बाद इनकी आवाज सुनने को मिला।
हमारे भाई है भाई, अच्छा लगता है जी, धन्यवाद। इनसे मिलकर और आवाज। जैसा कि देखिए आरती जी, ये एक देश एक चुनाव, ये सरकार आड़ में एक देश एक अडानी का मुद्दा चलाना चाहते हैं। पूरे देश की संपत्ति जिस तरह से एक उद्योगपति को एक सौंपना चाहते हैं, लगभग सौंप दिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी इस मोनोपोली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो सफल होंगे। ये देश एक चुनाव हमारे देश में संभव नहीं है, न तो हमारे संघवाद को ध्यान में रखिए, न तो हमारी देश की जनता के हित में है। ठीक एक बात कहते हैं कि खर्च कम होगा, खर्च कम क्या होगा, जितने भी ईवीएम मशीन है उसके 3 गुना से अधिक ईवीएम मशीन चाहिए अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। और आप बताइए, आपने खुद चेक किया कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाएंगे और यही 4 राज्यों में चुनाव करके एक कम से कम उदाहरण पेश किए होते, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार इन्होंने चुनाव कराया और चुनाव हाथ खड़ा कर दिया कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा पाएंगे। देखिए विश्व के अधिकांश देशों में ये एक देश एक चुनाव नहीं चलता। कुछ देशों में चलता है जैसे बेल्जियम है, आज तो देशों में, लेकिन अधिकांश देशों में नहीं चल पाता, न सफल होता। आपने कहा 1977 तक ये चुनाव प्रणाली चल रही थी, तो क्या कारण थे कि ये बदलने पड़े? क्योंकि देखिए अगर ये एक नेशन एक चुनाव पर आते हैं तो जिस तरह से गुवाहाटी मॉडल का उपयोग करके लेकिन कमेटी में तो कांग्रेस पार्टी को भी तो शामिल किया गया था, वहाँ विरोध नहीं हुआ था क्या? कर्नाटक मॉडल का उपयोग किया गया मध्य प्रदेश से हरिनाथ जी, अगर इस तरह से सरकार जाती है तो क्या होगा उनके विधानसभा का? ठीक है विनय जी, कमेटी बनी थी पहले बता। ठीक है, लौटेंगे हरिनाथ जी, ठीक है लौटेंगे। जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया था, पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में कमेटी बनी थी, कई तरह के सुझाव फिर उसके बाद सामने आए। अधीर रंजन चौधरी को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया था, गुलाम नबी आजाद थे और वरिष्ठ अधिवक्ता थे हरीश साल्वे। उसके बाद कई 28,000 के 18,000 के पन्ने की ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें कई तरह के तर्क दिए गए और अभी संसद के पटल में आएगा, लेकिन पहले से विरोध। देखिए आरती जी, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रणाली पहले नहीं थी, पहले भी हो चुका है। जब देश आज़ाद हुआ था तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। कांग्रेस की सरकार लोकसभा में रहती थी तब। ये तो जब लोकसभा मतलब आपकी जो दिल्ली सरकार है और वो कुछ अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए कुछ विधानसभाओं को जो है भंग किया, फिर ये तारतम्य टूटा और तब से ये लगातार एक साथ जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं हो पा रहा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान का, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, सबका फायदा है। ठीक है, विरोध का अगर कोई तरीका, जैसे सपोज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इससे क्या है कि सत्ता पक्ष जो है मतलब मनमानापन करेगा, ऐसा नहीं है, तब वो नहीं कर पाएगा। शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं। अभी लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा था तब सारे विपक्षी दल कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का साथ में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तब ये बोला गया कि महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि एक साथ में होना चाहिए था। जो है बिल्कुल, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रणाली लागू हो जाएगी तब दिल्ली में बैठी सरकार अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती है, उसको इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे सारे देश में, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों। तो दिल्ली सरकार जो है तब अपनी मनमानी नहीं कर सकती, जो इस समय विपक्षी जैसा कह रहे, तथाकथित विपक्षी जो लोग कह रहे हैं कि सरकार अपने हिसाब से किसी प्रदेश में चुनाव कराती है, किसी प्रदेश में नहीं कराती है। तब जब ये प्रणाली लागू हो जाएगी तब भारत सरकार अपने मन माफिक चुनाव नहीं करा सकती है, उसको
थक हार के किसी भी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पे जाना पड़ेगा और एक साथ सारे चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसमें विपक्षी दलों के लिए फायदा ही है। अब किस लिए वो विरोध कर रहे हैं या विरोध करने का क्या कारण है, ये तो विपक्षी दल ही खुल के बता बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी तो पहले कह चुकी है कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन पंकज जी जिस प्रकार से अब ये कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके कई तरह की अभी वो जेपीसी में जाएगा और उसके बाद उसकी समितियां सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठाकर बातचीत करेगी और उसके बाद ही तो संसद के पटल पे आएगा, या पहले इसी शीतकालीन सत्र में आ जाएगा? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ 140 करोड़ आबादी रहती है और 140 करोड़ आबादी में 97 करोड़ वोटर हैं। 97 करोड़ वोटर इस बार लोकसभा चुनाव में थे। टोटल 97 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 46 करोड़ के लगभग 47 करोड़ के लगभग महिलाएं हैं। आधी आबादी महिलाओं की है। तो ये एक भारत का एक बहुत बड़ा वोटर का एक बहुत बड़ा तारतम्य है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत में 100 करोड़ वोटर, 97 करोड़ वोटर हैं। और दूसरी बात है, 1952 से जो हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होता आया था, विधानसभा और राज्य वो सेंट्रल केंद्र का चुनाव और लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1972 के बाद इसमें जब उसके बाद इंदिरा गांधी की जब अन्य प्रदेशों में हार होने लगी और बहुत जगह वहाँ ठीकरा मतलब कांग्रेस की हार होने लगी और कांग्रेस का पराभव होने लगा, तब उसके बाद उसमें चेंज करते हुए अलग अलग इलेक्शन कराए जाने लगे। और ये मान के चलिए कि ये प्रणाली अगर लागू हो जाती है तो देश का, जैसा कि अभी आपने बताया कि 1952 में 14 पैसा प्रति वोटर खर्च आता था और आज जो है 1400 रुपये प्रति वोटर का 1,35,000 करोड़ का खर्च आता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से उन्होंने तमाम इस तरह के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने का काम किया है। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक जो महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने जनधन खाते खोले, 53 करोड़ खाते हैं, आज 5 करोड़ 10 लाख तमाम जो फर्जी कार्ड थे उसको बंद करने का काम किया। वो सब फर्जी राशन कार्ड और फर्जी वो सब बंद हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि अब लोग वोटरों के जो भी लाभार्थी हैं उनके डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है। तो ये उस तरह से उन्होंने देश के बहुत बड़ी रकम को बचाने का काम किया है। लेकिन विपक्ष इसलिए विरोध में है क्योंकि वो हर समय उसको ये दिखाई देता है कि विधानसभा चुनाव है वो है, या कभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो कभी आपके नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो कभी लोकसभा के चुनाव, सब अलग अलग होते रहते हैं। और इसमें वोटरों की अगर कहिए तो वोटरों के लिए बहुत बढ़िया है कि एक बार में सारे चुनाव हो जाएंगे और कार्यकाल लेकिन 60 वर्ष महीने का होता है, 5 साल का ही होता है। उसमें कोई वोटिंग के समय जो प्रक्रिया होती है वो उसमें घटाया नहीं जाता है कि 3 महीना लग गया तो वो घट के 57 दिन हो गया, 57 महीना हो गया, 56 महीना, ऐसा नहीं। 5 साल का ही सरकार का कार्यकाल होता है और 5 साल का ही कार्यकाल होता है और 5 साल के लिए ही सरकार चुनी जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह हो जाएगा तो तमाम जो वृद्ध वोटर हैं, तमाम जो बहुत अशक्त वोटर हैं, उनको भी आराम हो जाएगा कि एक बार जो है वोटर का परसेंटेज बढ़ेगा और आम जनमानस भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करेगा। ये हो जाने पर ये मान के चलिए आरती जी कि 80% तक वोट लोग डालने आएंगे, क्योंकि जो लोग विधानसभा चुनाव के समय कहीं चले गए, लोकसभा चुनाव या पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव एक बार हो गया तो वो सारा। एक मिनट, अब सवाल ये है कि आपके ईवीएम और ये, तो भाई देश का लाखों करोड़ रुपया बच रहा है तो ईवीएम खरीदी जाएंगी, उस परचेज होंगी, उस पर बाकायदा चुनाव होगा। और इतनी बड़ी राशि अगर बचती है और जनता का समय बचता है और वैसे देखिए प्रचार प्रसार का भी जो है, जो अरबों रुपया खर्च होता है प्रचार प्रसार में, नंबर 2 का पैसा जो ब्लैक मनी खर्च होती है और जो तमाम चीजें खर्च होती है, इसमें सब में रोकथाम लगेगी तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। आशीष जी कि ये कैसे होगा, चुनाव कैसे करवा पाएंगे? जो सरकार चल रही है क्या उसको गिरा देंगे? सिस्टम क्या रहेगा? देखिए, इसी के लिए जो है वो चर्चा करी जाएगी। जो चल रही है या जो चुनाव आने वाले हैं या जो चुनाव अभी भी हुए हैं या जो चुनाव 2 साल बाद होने हैं, इन्हीं सब पर तो चर्चा होनी, इन्हीं के बीच में कोई रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि एक बार तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है भारत देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव हुआ ही करते हैं। तो इनका कोई रास्ता निकालने के लिए ही इसमें सदन में चर्चा होगी और इस चर्चा के बीच में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। वो रास्ता कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर अभी अभी चुनाव हुए हैं या जहां अभी चुनाव होने हैं उनके बीच में कुछ ऐसा आ जाए कि 2 साल शायद सरकार चलाए
उसके बाद हो जाए, या हो सकता है कि जहां पर चुनाव 3 साल बाद होने हैं वो ना करा के 2029 में ही चुनाव सारे करा दिए जाए, तो इनका कुछ एक रास्ता निकलेगा और विपक्ष भी साथ होगा, विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका होगा। तो ये तो चर्चा का विषय, लेकिन इससे पहले मुद्दा ये है कि आप इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कहीं आपको जो भी आशंकाएं हैं उनके तहत आप पहले इस बात को तो कहिए कि हाँ ठीक है, इससे देश का विकास होगा, बचत होगी और इससे फायदे होंगे, तब उसके बाद अगला स्टेप उठाया जाए। लेकिन ये तो अभी से ही उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। और पार्टी ने तो पहले मुखर अंदाज दिखा दिया है। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये तो सेकंड पार्ट है कि इसको कैसे करेंगे, और वो कोई अकेले सत्ता पक्ष इसमें नहीं इसको बोलेगा, उसके लिए विपक्ष के लोग भी बैठेंगे, जो लोग हैं उनके साथ में चर्चा होगी, बृहद चर्चा होगी, उसके बाद में इसको करा जाएगा। और जैसा कि अभी बताया हमारे तिवारी जी ने भी बताया, स्तोगी जी ने भी बताया कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी होते रहे हैं इस तरीके से। और अगर इससे देश का लाभ है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करना चाह रहा है? विपक्ष क्यों नहीं चाहता है कि देश का लाभ हो, बच्चों का लाभ हो, देश विकसित हो, देश का पैसा बचे? वो उसको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ भी तो अपनी बताए कि हमको ये तकलीफ हम इसलिए नहीं चाहते कि नहीं हो, क्योंकि वो तो उनको बताना पड़ेगा ना। खाली ये नहीं कि ईवीएम में अरे खर्चा बहुत है। ईवीएम का एक बार का खर्चा और जो बार बार का चुनावों में खर्चा होता है उसका, अगर ये कहीं पहली बात ईवीएम पे ही भरोसा नहीं है, वो तो ईवीएम खरीदने की तो बात अलग है, ईवीएम पे ही भरोसा नहीं है ना, बात वही पे नहीं, ईवीएम पे भरोसा है, नहीं ईवीएम पे भरोसा है, लेकिन जहां जहां जीतते हैं वहां भरोसा है, जहां हारते हैं वहां नहीं भरोसा है। ठीक है, जहां जैसे झारखंड जीत गए वहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल में है, लेकिन जैसे जहाँ हार गए, महाराष्ट्र में नहीं है, वहां पर इनके साथ धोखाधड़ी हो गई, हरियाणा हार गए, वहां पे ईवीएम खराब हो गई। तो ये इनका एक जो बात है, ये पूरा देश जान चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा डर है क्या कि वैसे भी जनता आपको चुन नहीं रही, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो फिर तो एकदम सफाया हो जाएगा। आरती जी, आप एक अच्छी बात करती है, जनता आपको कह नहीं चुन रही है। हमारी कई जगह प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना अपना। हमको कोई हमको चिंता जो है जनता की है। देखिए आरती जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत शासन चलाने के लिए चुना। तब उस समय भी उनको मालूम था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था महंगी शासन व्यवस्था है, खर्चीली शासन व्यवस्था है, लेकिन इसमें जनता का महत्व रहता है, जनता का अधिकार होता है, जनता की सुनवाई होती है। और आप हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, देखिए उसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार में प्रांत सरकार समाहित नहीं है। केंद्र सरकार अलग है, प्रांत सरकार अलग है। प्रांत सरकार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। इनका यह है कि हम राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में सभी प्रांतीय जनता को भी हम उसी पर आके देखिए, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर थोड़ा खर्च भी है तो जनता को महत्व देना है, जनता को सुनना पड़ेगा, इसके लिए हमको वो बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए, अगर 5 साल में एक साथ आप चले जाएंगे तो जनता अगर कहीं असंतुष्ट है तो उस की स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार वो अपने जनप्रतिनिधियों को हटा सकती है, तो उसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है, तो दूसरे राज्य भी कल्याणकारी कार्य करने लगते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में अभी की सरकार ने लाडली बहना चलाया, फिर उस समय तो महाराष्ट्र में नहीं चलाया, उसका देखा देखी आपने महाराष्ट्र में चलाया, हमारी बहुत सी सरकारों ने चलाया कल्याणकारी योजनाओं को। तो राज्य इसका जैसी मांग करती है वैसे वहाँ की सरकार उनको पूरा करने का प्रयास करती है। देखिए, भाजपा जनता का सामना नहीं करना चाहिए बार बार, वो एक ही बार जनता के पास जाना चाहते हैं, इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलाप है। ठीक है, आप देखिए किसकी नहीं आती जी,
देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता क्या है, हमारे राहुल गांधी जी की प्राथमिकता है। आज हमारे राहुल गांधी जी आज हाथरस में 4 साल बाद भी पीड़ित परिवार के ले गए, उसके पिता के लेटर लिखने पर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सफल का मामला, मणिपुर का, तो उनके लिए नहीं प्राथमिकता है। बिल्कुल, तो प्राथमिकता है तो कर लीजिए ना, और पार की लड़ाई जनता एक बार में सबक सिखा देगी इनको। इसीलिए समय चाह रहे हैं। ठीक है विनय जी। देखिए ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए फिर विनय जी के पास। आरती जी, मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। आशीष, हमारे बड़े भाई हरनाथ उपाध्याय जी हैं, उनको देखो मैं बता दूं कि वाकई में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और प्रांतीय मुद्दे होते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दों में आपको फायदा मिला है। आपको ये नहीं पता आप 45 से 99 पे आ गए, राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से ये आ गए। हमको राष्ट्रीय मुद्दों में हम यूपी में हार गए, कई सीटें हार गए, तो फायदा तो अल्टीमेटली आपको मिल रही है। और दूसरी बात, जो आप ये मुद्दे बताते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, सुनिए हरनाथ जी, सुन लीजिए हरनाथ जी, जो बाकी आप बताते हैं ना, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हरनाथ जी ये टीवी चैनल से हटके कभी वहां पर भी बताइए। क्योंकि जब संसद आपके नेता जाते हैं तो वहां उनको सिर्फ अडानी याद आते हैं, वहां पर कोई किसानों की बात नहीं होती, कोई बेरोजगारों की बात नहीं होती, किसी की कोई बात नहीं होती, वहां सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात होती है। तो क्या आप अडानी के मुद्दे पर जीत कर जाते हैं संसद में? जो भी आपके नेता जीते हुए हैं, जितने सांसद जीते हैं, एक जगह क्या आप बता दीजिए कि किस संसदीय क्षेत्र से आपके नेता अडानी का नाम लेकर या अडानी को मुद्दा बनाकर जीते हैं? वहां पर कोई मुद्दा अडानी का नहीं बनाते। लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो आप संसद में सिर्फ अडानी बताते हैं, इसीलिए आप लोग हारते हैं। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सही। ठीक है विनय जी, जिस प्रकार से अभी हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कई जगह पे उपचुनाव भी हुए हैं, आपने देखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से चैलेंजिंग बहुत पड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा 4 राज्यों में चुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहा चुनाव आयोग, तो कैसे पूरा देश का विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव कर लेंगे? देखिए आरती जी, कितनी चैलेंजिंग होंगी ये बताइए। विपक्ष जो इस समय आरोप लगा रहा है, ये आरोप सब निराधार हो जाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। सरकार को जो है, भारत सरकार को एक साथ सारे चुनाव कराने पड़ेंगे, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप यहाँ पे कराइए, वहाँ पे ना कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे ना कराइए। देखिए 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे अलग मुद्दे होते हैं और प्रदेश स्तर पे अलग मुद्दे होते हैं। नो डाउट दोनों जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है। भाई लोकसभा के साथ उड़ीसा का विधानसभा का चुनाव होता है, आंध्र प्रदेश का चुनाव होता है। अब अभी इस बार तो खैर सरकार बदल गई, नहीं तो उड़ीसा में जब चुनाव होता था तो वहाँ पे लोकसभा में एनडीए को जो है सीटें मिलती थी, और वहाँ पे जो प्रदेश की सरकार है वो नवीन पटनायक की बन जाती थी जो है। तो ऐसा नहीं, पब्लिक को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए, पब्लिक समझदार है। प्रदेश में किसको लाना है और लोकसभा में किसको लेके आना है, ये चीज़ें वो जानती हैं। दूसरा एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार होती, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने 48 में से 31 सीटें जीती थी, उस समय आपकी लहर चल रही थी। उस समय अगर विधानसभा का भी चुनाव हो गया होता तो वहाँ पे कांग्रेस उनके गठबंधन की सरकार बन गई थी। अब इसका खामियाजा आपको मिला। एक साथ अगर इलेक्शन होते तो उसका फायदा आपको मिलता। ठीक है पंकज जी, अगर ये प्रस्ताव अभी शीतकालीन सत्र में आ गया और मंजूरी मिल जाती है, तो क्या जो 27 में यूपी के चुनाव है, दिल्ली विधानसभा चुनाव, क्या इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि इन सबको भी तो देखना होगा ना। देखिए रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो उनके नेतृत्व में एक कमेटी का इसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके वो चेयरमैन हैं, और उसमें कई सदस्यों को, कई पार्टियों के लोगों को सदस्य बनाया गया है। और ये कई जनमानस से भी वेबसाइट पे और तमाम तरीके से विज्ञापन छपवा के अखबारों में इस पे सुझाव मांगे गए थे। उसकी एक तय डेट थी और उसमें जो है लोगों ने अपने बृहद सुझाव भी आम पब्लिक ने भेजे, और उसी आधार पे एक बृहद रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने ड्राफ्ट सौंपा है,
जिस आधार पे इस पे लोकसभा में बहस होनी है। अब सवाल इस बात का है कि अगर लोकसभा में ये बिल इस जो 20 तारीख तक शीतकालीन सत्र है इसमें अगर लाया जाता है तो उसमें किस आधार पे सरकार कैसे उसको उस पर क्या डिस्कशन 2 दिन का डिस्कशन कराती है, क्या करती है, क्योंकि आज 12 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बचे हैं संसद के सत्र में सत्रावसान होने पे। तो इसलिए आप देख के चलिए कि ये 8 दिन में हो तो सब सकता है। अब सरकार क्या करना चाहती है तो ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन इसका विरोध आम जो कांग्रेस हैं या अन्य क्षेत्रीय दल उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसमें आप 2 मैनिफेस्टो आपके रहते हैं, लोकसभा में आपका कुछ मैनिफेस्टो रहता है, राष्ट्रीय स्तर का रहता है, विधानसभा में लेकिन बात तो अभी भी कहाँ हो रही है? अडानी का मुद्दा उठाया, सोरोस का मुद्दा, अभी किसान नौजवान की बात कौन कर रहा है? सोरोस मुद्दे पे तो कांग्रेस खुद ही घिरी दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी से उसके संबंध सोरोस के हैं, और बीके नेहरू जो थी वो बीके नेहरू के पारिवारिक संबंध उनसे थे। तमाम तरीके की चीजें आ चुकी हैं जो हंगरी मूल की थी, तो इनके चचेरी दादी की लड़की थी, तो ये सब इस तरह की तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। इस पे कांग्रेस बोलने से बच रही है, तो क्यों नहीं बोलती है सोरोस के जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे? और सोरोस जो है अमेरिका में बैठ के तमाम इस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है, तो खाली उसका जवाब देना चाहिए ना कांग्रेस को, खाली हो हल्ला मचाने थोड़ी होता है। अदानी के मुद्दे पे एक बार सेबी से क्लीन चिट हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी। राफेल के मुद्दे पे आपने जो किस तरह से हंगामा किया, 36 राफेल खरीदे गए। तो इस तरह का कांग्रेस को कृतित्व नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखिए इंडी गठबंधन बिखराव की ओर है, और ये मान के चलिए कि इंडी गठबंधन बहुत जल्दी बिखर जाएगा, उसको टूटने से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि देश का अगर खर्चा बच रहा है, देश की जनमानस का अगर समय बच रहा है, तो उसमें आपको बचाना चाहिए। और उससे आपका फायदा ही है कि आप पूरा नीचे पंचायत चुनाव से लेके आपके जितने भी निकाय चुनाव से लेके विधानसभा और लोकसभा सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे, तो उससे आप फायदे में ही रहेंगे। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कोई एकदम निसंदेह रूप से एक देश की जनमानस का समय बर्बाद करना, देश के वोटरों का समय की बर्बादी करना, और देश के भारी पैसे की बर्बादी करना। 1,35,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ये तो भी आपने खाली उसका आंकड़ा दिया था लोकसभा के चुनाव का, और अभी विधानसभाओं के चुनाव का आंकड़ा, जो आपके पंचायत चुनाव में पैसा खर्च होता है और जो निकाय चुनाव में पैसा खर्च होता है, तो ये राशि जाएगी 2 लाख करोड़ से अधिक। तो कितना पैसा देश का बचेगा जो अन्य विकास कार्यों में लगेगा, तो ये भी तो आप देखिए। बिल्कुल, देश का विकास होगा, देश का पैसा बचेगा। देखिए विपक्ष को डर इस बात का लग रहा है कि अभी देखिए 33% महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, और वो भी 2029 तक अमली जामा पहन चुका रहेगा, वो भी उसका भी क्रियान्वयन हो चुका रहेगा, नया परिसीमन हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, तमाम चीजें हैं। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसमें हम जो है कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, ऐसे जो है कुछ स्टेट में सरकार आ गई, कुछ स्टेट में नहीं आई, ऐसे पता लगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में दोनों जगह बीजेपी की सरकार आ जाए। ये सब तमाम एस्पेक्ट के चलते ये लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं। भी तो सरकार बन सकती है ना, बन सकती है, लेकिन ये बात उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भ्रांति है, तभी हरिनाथ जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी तो सशंकित नहीं है, तभी वो ये बिल ला रही है डंके की चोट पे। अगर ये कांग्रेस के लोग सशंकित है, इसीलिए इस तरह के बिल का विरोध करने के फिराक में। देखिए आरती जी, हमने सभी अपने भाई की बातों को सुना, शांतिपूर्वक हमारी बात की सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, और आप भी समय दीजिएगा। जैसा कि हमारे पंकज भाई ने कहा, पहले हम उसी का जवाब दे देते हैं। इस सदन में चर्चा की जो बात कह रहे हैं, देखिए ये जॉर्ज सोरोस की बात कह रहे हैं। सबसे पहले 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको संरक्षण देने का काम किया। OCCRP का जो उनकी संस्था से जुड़े हुए लोग हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इंडिया में जाते हैं, जो उनसे डोनेट लेकर लाभ लेते हैं, उस पर जवाब देने का काम करें। OCCRP से जुड़ी हुई मीडिया पार्ट ने इस बात से इनकार किया कि ऐसा कोई बात नहीं है, भाजपा की सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए बातें कर रही है। मैंने भारत का नाम लिया, न भारत के किसी भारतीय नेता का नाम इसमें है। अरे तो राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा बोल रहे थे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं जवाब दिया? आप लोगों ने उनके प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? जवाब ये भी बताइए ना। पंकज जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी बात सुन लीजिए। हमने आपसे बात जब कुछ समय भी बोल लेते जल्दी से बोलिए, समय कम।
नहीं, आप जल्दी आ गए। आरती जी, जब सरकार की बदिया मिल रहे हैं तो आप जल्दी आने लगे। अरे बोल लीजिए। मीडिया पार्ट से ही राफेल के मामले को भ्रष्टाचार खुशी के लिए उठाया, उसमें मीडिया पार्ट तो इन्होंने गलत माना, उसमें गलत माना। तो ये इनका नाटक है। आप देखिए, इस देश की सभी समस्या का जड़ अडानी है। मणिपुर की समस्या का जड़, किसान की समस्या का जड़, बेरोजगारों की समस्या का जड़, निष्पक्ष चुनाव न होने का जड़। ये सरकार बनाने के लिए, अडानी के लाभ देने के लिए सरकार बने में घालमेल करते हैं। किसानों की जमीन देने के लिए एमएसपी का दाम नहीं बढ़ाते हैं। अरे सदन में उठाया जो जमीनों का रेट नहीं बढ़ाते हैं, इनके मित्र अडानी खरीद सके, मणिपुर में आदिवासियों की जमीन खरीद सके। ये सभी देश की समस्या अडानी है, पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए। अडानी पर चर्चा करिए, सभी समस्याओं पर अपने आप चर्चा हो जाएगी। इसलिए वो अडानी पर चर्चा करेंगे तो एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा। क्योंकि समस्याओं के जड़ में वही है अडानी मुद्दा। अडानी को लाभ देने के लिए सब काम ये कर रहे हैं गैर कानूनी। आप बताइए, अडानी को ही लाभ देने के लिए ये सभी कर रहे हैं। विधायकों को खरीद रहे हैं, विधायकों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को खरीद कर रहे हैं। केवल अडानी के हित के लिए सरकार बने। इसी तरह से नोटबंदी हरिराज जी से एक प्रश्न पूछ लीजिए मेरी ओर से। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है या विपक्षी की सरकार है, वहाँ वहाँ पर इन्होंने अडानी को क्यों प्रोजेक्ट दिए हुए हैं? मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ठीक है। आरती जी, आप हरिनाथ जी से एक प्रश्न पूछ लीजिए कि जिन जिन राज्यों में या तो कांग्रेस या उनके सहयोगियों की जो सरकार है, वहां पर इन्होंने अडानी को क्यों काम दिया हुआ है। अगर अडानी से इतनी ही इनको चिढ़ है, नफरत है, तो ये उनको प्रोजेक्ट क्यों देते हैं अपने राज्यों में? क्यों प्रोजेक्ट देते हैं हरिराज जी? नहीं, तो हम मोनोपोली चलाकर नहीं देते। अरे अडानी खराब है भाई, वो दोषी है, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप उनको दे रहे हैं प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? क्या मुद्दे पे ठीक है भारतवर्ष में क्या और कोई नहीं है? जांच करिए, जांच हम करेंगे, जांच नहीं करेंगे, लेकिन आप जब तक जांच ना हो जाए तब तक उनसे सारे प्रोजेक्ट वापस ले लीजिए। जब वो जांच क्लियर हो जाए तब उनको दीजिए, लेकिन आपको काम तो उन्हीं को देना है। ठीक है, समय कम है। ठीक है पंकज जी, देखिए, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मणिपुर के मामले में जब सदन में चर्चा हो रही थी पिछले सत्र में, तो कांग्रेस के लोग जो है वॉकआउट कर गए और सारे के सारे लोग बाहर निकल गए। तो आपने क्यों नहीं उसमें डिस्कशन में भाग लिया? और एमएसपी की बात है तो एमएसपी में आपने 70-60 सालों में शासन किया, एमएसपी में आपने कितना बढ़ा दिया? गेहूं के दाम 76 रुपए क्विंटल हुआ करते थे सन 75 में, आपने कितना दाम बढ़ा दिया? आज मोदी की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमाम दाल, दलहन, मक्का, बाजरा और गेहूं, चावल, गन्ना सभी के समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का बढ़ चुका है। ये भी नोट कर लीजिए। और अगर सारे फसलों पे अगर सारी एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, सब कुछ हो जाए, 18 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए। यह भी फार्मूला कांग्रेस को समझाना होगा कि देश में इतने संसाधन कहां से आएंगे। देश का राष्ट्रीय बजट जो नेशनल बजट है वो 47 लाख करोड़ का है। तो ये भी सोचना चाहिए, अनर्गल लाभ, अनर्गल चीजें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए टारगेट किया है कि फ्री की रेवड़ी कब तक, सुप्रीम कोर्ट ने भी टोका है कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पे देखना चाहिए। और देश में जितना ज्यादा संसाधन से, देखिए बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे, कितना पैसा बचा, करोड़ों अरबों रुपए की बचत हुई, और एकदम पीसफुल तरीके से चुनाव ईवीएम के द्वारा हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि अब ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से जनता का बहुत समय बचेगा, मशीनरी का बहुत समय बचेगा, सब लोग एक बार में एक चुनाव, सारे चुनाव कंडक्ट हो जाएंगे। तो इससे देश का राष्ट्रहित का फायदा है ना, न कि व्यक्तिगत किसी पार्टी का किसी हित लाभ के लिए ये हो रहा है। उसमें तो जिसकी नीतियां सही होंगी, जिसकी चीजें सही होंगी, पब्लिक इसको वोट देगी। ठीक है, सीधी सी बात है, उसके लिए इतना होल करने की क्या आवश्यकता? लागू भी हो जाता है, लेकिन अगर बीच में किसी की सरकार गिर जाती है या कुछ अड़चन हो जाता है तो वो उस चीज में क्या होगा?
देखिए, उस अवस्था में। क्योंकि अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इन्हीं सब चीजों पे चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष बैठ के जो है बैठेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया मैं जाए। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जब पहले ये व्यवस्था थी 1952, 57, 62, 67 में, पहले यही व्यवस्था थी, लेकिन जब चीजें भंग होने लगी और उसके बाद धीरे धीरे चीजें करके बिखरती हुई नजर आई, यही वजह है जो अब आज भी सब चीजें अलग अलग होती हुई नजर आ रही है। ड्राफ्ट में है सारी चीजें। देखिए, दो चीजें हैं अभी जो ड्राफ्ट जो सौंपा गया, जैसे पंकज जी बता रहे हैं, है उसमें सारा, उसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं, बिल्कुल लेकिन रखे अब गए। उस पर जो चर्चा होंगी, हाँ। जैसे कि क्या है कि अगर कोई विधानसभा बीच कार्यकाल में जी। अपना कार्यकाल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती है, हाँ। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रावधान अब किया जा सकते हैं कि मिड टर्म, यानी कि कुछ जो विधानसभाएं हैं उनको 2.5 साल पे जो है उनको दोबारा जो है उसको इलेक्शन पे ले जाया जा सकता है। अगर 2.5 साल के बाद सपोज दैट वो 3.5 साल या 4 साल पे जो है वो विधानसभा जो है डिजॉल्व होती है, तो फिर उसको जो है बढ़ा के फिर राष्ट्रपति शासन लगा के और उसको जो है लोकसभा के साथ जब 1 साल का टर्म रह गया तो फिर कई ऑप्शन है। तो लेकिन ये सारी चीजें सदन में चर्चा की जाएंगी और सारी पार्टियों से जो है ये तो नहीं होगा कल आएंगे शीत हंगामा तुरंत ही पेश कर दिया जाएगा, सबसे चर्चा। और अधीर रंजन चौधरी को इस कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था, वहां विरोध नहीं हुआ था क्या हरिनाची? और सब कुछ हुई थी, आती थी, वो अकेले थे, उनकी कहां सी होगी? आप बताइए, ये लोग बात बात कह रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव, वहाँ का चुनाव, हम उसको कहाँ मानते हैं कि निष्पक्ष हुआ? वहाँ की जनता धरना प्रेजेंट रही है, पहले से वोट देने के लिए नकली मतदान करना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी ऐसे सुनने वाले भी नहीं, हम लोग देखे हैं लोकसभा में उन्हें। वायनाड का चुनाव सही होता है, प्रियंका गांधी 4 लाख वोट से जीतती है, वो सही है, ईवीएम सही है। ये हमने जो मतदान किया है वो परिणाम में आया है, जनता ने गलत संदेश दिया है, उनको पूरी उम्मीद है कि हमने जो वोट दिया परिणाम में नहीं आया है ईवीएम मशीन के द्वारा। ये मत कहिए हमने हार इसको मानते हैं, ये जो है चुनाव आयोग की कारस्तानी है, प्रशासन की कारस्तानी है। ये इसलिए है कि हमको बार बार करना पड़ता है, एक बार चुनाव होगा तो एक ही बार हमको गालना पड़ेगा और हर जगह हम अपनी सरकार बना लेंगे, ऐसे बार बार करने में फंस जाते हैं। आशीष जी, स्वीकार नहीं है, महाराष्ट्र में आपने तोड़फोड़ करके ईवीएम में घोटाला किया है। सही बात है। जब ये लोकसभा में इनको अच्छी सीटें मिल गई थी तब नहीं हुआ था, तब इन्होंने एक भी बार नहीं कहा। और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी इनकी सरकारें बन गई, इनके सहयोगियों की सरकारें बन गई, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर में इनको इतनी सीटें यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर भी सब सही था, झारखंड सही था, है ना, पश्चिम बंगाल सही था, प्रियंका गांधी सही थी, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जीत गए, वो सही, वो मेहनत से जीत गए अपने। हर जगह आप बेईमानी कर ले, जहाँ पर आपकी केंद्र और राज्य सरकार होती है वहाँ पर आप घालमेल करने का प्रयास करें, जहाँ पर आपकी सरकार नहीं रहती है वहाँ होराट करते हैं, वही हार जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में हमको भाई क्यों कम सीटें मिली? उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 10-15 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 30 सीटों पर काम किया है। जनता का जनादेश महाराष्ट्र में तो इनके हक में था, लेकिन ईवीएम की गड़बड़झाले की वजह से इन्हें अब विपक्ष में होना पड़ा। कुछ नहीं, आरती जी बेचारे विक्षिप्तता के इस समय दौर से गुजर रही है पार्टी, चूंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने इनके नेता को किनारे करने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि आप लायक नहीं हो कि आप विपक्ष को नेता बनके चलो, और ममता बनर्जी को उधर ऑफर होने लगे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, मैं समझ रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा इनके ऊपर दया करिए इस समय, क्योंकि इस समय इनको जरूरत है सहानुभूति की, हम सब की सहानुभूति है कांग्रेस पार्टी के साथ में, लेकिन देश की जनता इस पार्टी को बहुत जल्दी खत्म कर देगी, बल्कि खत्म कर दिया है, सहयोगियों ने ही इनके काम लगाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी को बेचारे को कितना इस समय मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है,
कोई नेता मानने को तैयार नहीं ठीक है है। ठीक है विनय जी, देश में अंतिम तो प्रश्न। था ही नहीं ठीक है। कोई। अब इनके ठीक गठबंधन है, में भी समय कम कोई है। नेता मानने को नहीं तैयार है, तो इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रही है पार्टी। हम सब की सहानुभूतियां इनके साथ में है। कितनी चैलेंजिंग होगा इसे संसद के पटल से पास कराना। ठीक है हरिनाथ जी, लॉकिंग जी, ठीक है, समय कम है। देखिए, जहाँ तक इस विधेयक को पास कराने की बात है, सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है, उसके पास जो नंबर गेम है वो उसके पक्ष में है। मैं एक बार फिर थोड़ा जो है मुद्दे पे 1 मिनट में लूँगा। देखिए, हिंदुस्तान में हर साल करीब 30% जो समय है वो इलेक्शन और आदर्श आचार संहिता लागू रहती है उसमें चला जाता है। यानी कि 365 दिन में करीब 110 दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कुछ पार्ट में कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। उस नाते वहाँ पे अगर किसी प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के लिए कोई नए नियम, नए कानून, नई पॉलिसी वो नहीं बना सकती है। और फोर्स का जो है मूवमेंट होता है, प्राइमरी टीचर्स लगते हैं, पढ़ाई का नुकसान होता है, स्कूल बंद कर किए जाते हैं, इलेक्शन में बहुत सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब होता है। इसलिए हर तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन सही है। ये सरकार के लिए जितना अच्छा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा विपक्ष के लिए है कि सरकार वहां पे मनमानी नहीं कर पाएगी। जल्दी से पंकज जी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए बहुत सही है, इसलिए आवश्यक है कि देखिए अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो उसके लिए 1 महीने का जो वो रहता है आपका चुनाव आयोग की आचार संहिता। अगर क्या नाम निकाय चुनाव होते हैं उसके लिए 1 महीने की आचार संहिता। विधानसभा चुनाव होते हैं उसके लिए 1 महीने की आचार संहिता। और लोकसभा चुनाव होते हैं उसके लिए 1 महीने की आचार संहिता। तो इस तरह से देखिए तो एक राज्य में अगर देखिए तो 4 महीने तो इसी में बीत जाते हैं, 3 से 4 महीने इसी में बीत जाते हैं। इस तरह की पूरे देश में प्रक्रिया चलती है। उसका नतीजा होती है कि वहां का विकास बाधित होता है और केंद्र सरकार जो अपनी नीतियां लागू करना चाहती है वो विकास कार्यों में को अमली जामा नहीं पहना पाती, जिससे विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए और देश में जो लाखों करोड़ की बचत होगी, 1,35,000 करोड़ रुपए जो लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ था, प्रति व्यक्ति 1400 रुपए, तो वो उसमें बहुत गिरावट आएगी और सरकार का हित लाभ होगा, जनता का समय बचेगा। ठीक है हरिनाथ जी। देखिए आरती जी, हर चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन दोनों पहलू होते सिक्के के। जनता अपनी मांग को बार बार सरकार के सामने नहीं रख पाती है। एक बार चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधि अपने मन के हो जाएंगे 4.5 साल तक। 6 महीना जो बचेगा उसी में कुछ दे देंगे, कुछ जुमला कर देंगे और वोट ले लेंगे। ऐसे जगह जगह अगर चुनाव होता है थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन उसकी अच्छाई भी बहुत ज्यादा है। जनता की आवाज सुनी जाती है, जनता अपनी बात। ठीक है, जल्दी से काउंटर कर दीजिए। ठीक है विनय जी। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता अगर अपने जो संभावित कैंडिडेट हैं उनको बता रहे हैं कि आगे चलते वो मनमाने तरीके से काम करेंगे, उन पे विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, तो ये संविधान में और भारत सरकार में या जो है यहाँ के लोकतंत्र में क्या विश्वास रखते होंगे, ये तो भगवान। ठीक है, जल्दी से आशीष जी, जल्दी से, समय कम है समय। देखिए आरती जी, मैं 2 बातें कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक देश एक चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको लागू हो जाना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी बिल्कुल सहमति के साथ में इसको अच्छे मन से इसके लिए आए। और दूसरी चीज ये है कि मुझे कहीं ना कहीं हरिनाथ जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि चलो अभी तब भी 1-2 प्रदेश में कहीं ना कहीं भूले भटके सरकार आ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश से क्लीन स्वीप हो जाए। ये शायद इनका ये बिल इस बार संसद के पटल पे आता है या भी थोड़ा वक्त होगा या जेपीसी पे चर्चा के लिए होगा। भाई आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद के पटल पर रखेगी या इस पर कई तरह के अभी और भी असमंजस होगा या जेपीसी में ये बिल चला जाएगा, कई तरह के सवाल है। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वार पलटवार समाजवादी पार्टी ने पहले इसका विरोध जता दिया, लेकिन इसका विरोध और कितना देखने को मिलेगा, संसद में क्या पास करा पाएगी, कितनी चुनौतियां होगी, ये देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।